आज हम बात करेंगे पीओजी के डिस्प्लेस्ड फैमिली की रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन और पॉलिसी जस्टिस पर। 1947, 1965 और 1971 के बाद हजारों परिवार जो मजबूरी में हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्सों में बसे, खास करके जम्मू कश्मीर स्टेट के जम्मू रीजन में। लेकिन 75 साल के बाद भी उनको जो है फाइनेंशियल कंपनसेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लैंड, प्रॉपर्टी राइट और एक स्ट्रक्चर्ड रिहैबिलिटेशन जैसे मुद्दे जो हैं आज भी अनरिजॉल्व्ड हैं। इसी मसले पे जो आरसपुरा से विधायक हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, उन्होंने असेंबली में कई बार ये मसला उठाया और अभी वो ST2 के मसले पे बात कर रहे हैं कि इस कम्युनिटी को जो है इनको ST2 रिजर्वेशन के तहत जो है उस लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना मौजूद हैं, तो उन्हीं से हम बात करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं सवालों पर। सर, आपके पास समय कम है, मैंने कोशिश की कि सवाल कम रहे और इन पीओजी के रिफ्यूजीज के साथ कम से कम मैं इनजस्टिस नहीं करूं, तो हम कोशिश करेंगे एक पार्ट 2 में भी इस इंटरव्यू को एक्सटेंड करेंगे। आज हम थोड़ा इसको कन्फाइंड रखेंगे। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने असेंबली में 1947, 65 और 71 के जो पीओ के डिस्प्लेस्ड फैमिलीज को ST2 कैटेगरी में इंक्लूड करने की मांग उठाई। फरवरी 2024 में 10% रिजर्वेशन जो है वो ST2 के तहत पहाड़ी, पद्दरी, कोली और गद्दा ब्राह्मण कम्युनिटी को दिया गया, लेकिन पीओजी के डिस्प्लेस्ड फैमिलीज को इसमें शामिल नहीं किया गया। इस एक्सक्लूजन के रैशनल क्या थे, क्या कारण थे कि उनको इससे बाहर रखा गया? ऐसा अविनाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बड़े इम्पोर्टेंट इशू को हाई पॉडकास्ट में लिया। मैं आपके ध्यान में लाऊं कि ये जो पीओजे के हमारा जो पार्ट है इस देश का, ये इलीगली ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान है, क्योंकि 1994 22 फरवरी को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का रेजुलेशन है कि पीओजे के इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और जो लोग पीओजे से माइग्रेट हुए वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट और मीरपुर डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा है, उसके बाद कुछ देवा बटाला से है। ये जो रिजर्वेशन दी गई पहाड़ी इथनिसिटी पे, ये रिजर्वेशन पहले थी PSP, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल। जब फिर इन्होंने मार्च 2024 को उसको किया पहाड़ी इथनिसिटी। देश में लैंग्वेज के बेस के ऊपर कहीं भी रिजर्वेशन नहीं है। इस देश में तो 30-35 तो लैंग्वेजेस है, हर रीजन में जाएंगे तो वहां अलग लैंग्वेज है। इन्होंने फिर इथनिसिटी बेस किया, पहाड़ी इथनिसिटी, कोली, आपका पाडरी और गद्दा ब्राह्मण, ये 4 कम्युनिटीज को उसमें इंक्लूड किया गया। जो हम लोग हैं, हम लोग बेसिकली पुंछ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, उस पार्ट के, रावलाकोट के, पलंदरी के, बाग के, और एरिया हमारा इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया हुआ। हमारे कुछ रिलेटिव पुंछ में रह गए, कुछ रजौरी में रह गए, कुछ लोग अभी भी कैंप्स में रह गए। आप उन देखेंगे सिब्बल कैंप, बडियाल कैंप, बोर कैंप, ये कैंप ही है अभी उनकी डेवलपमेंट भी आप देखेंगे। उस समय सरकार ने इनको कैंपों में रखा था और वो कैंपों की लैंड भी अभी इनके नाम नहीं हुई, म्यूटेशन, वो अभी वो दे प्राप्ति है कि मतलब कि जितने लोगों की थी उन्हीं के नाम पे इंडिविजुअली वो भी नहीं है, वो भी एक बड़ी समस्या है, और उसके पे तो अलग बात करेंगे। पर जब पहाड़ी इतनी सिटी आ गई तो इतनी सिटी में हमारे वो जो हमारी लैंग्वेज है, हमारा कल्चर है, हमारा कलान है, हमारा कुंभ है, अगर हम जेनेटिक उसमें टर्म में देखें तो रेस भी हो सकती है कि जेनेटिकली हमारे अगर रिलेशन ट्रांसफर किए हुए हैं। एक ब्रॉडली देखें, इतनी सिटी में एक व्यक्ति अगर पुंछ में रहता है, दूसरा व्यक्ति जम्मू में रहता है, तीसरा व्यक्ति कठुए में रहता है, उनको मिलनी चाहिए। ये जो गुज्जर कम्युनिटी, ये उसमें गद्दी कम्युनिटी, उन लोगों को जो रिजर्वेशन मिली हुई है वो भी तो इथनिसिटी बेस है, जो ST1 रिजर्वेशन है, और वो पूरे प्रदेश में कहीं भी रहते हैं उनको रिजर्वेशन मिल रही है। फिर उस दिन मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि हर बार सरकार, जब मैंने 2-3 बार उनको पूछा कि भाई आप
जम्मू में, कठुआ में, इन एरियाज में क्यों नहीं सर्टिफिकेट को इशू कर रहे जब इथनिसिटी बेस है? तो वो क्या उन्होंने लिख के देते हैं एरिया इज नॉट द क्राइटेरिया, कि कहीं भी इशू कर रहे हैं, फिर लिख देते हैं कि जम्मू में किसी ने अप्लाई नहीं किया। मैंने तो वही तो कहा था, मेरे साथ अरविंद गुप्ता जी खड़े, इन्होंने तो अप्लाई किया हुआ है। मतलब कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स आती हैं, कभी कहते हैं एरिया नॉट क्राइटेरिया, फिर कहते हैं किसी ने अप्लाई नहीं किया। तभी मैंने उनको कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप डीसी साहब को बुलाओ ना यार, कि तहसीलों में इन लोगों के कितने केसेस पड़े हुए हैं। इस कारण सरकार मुझे लगता है कि इंटेंशनली इनजस्टिस कर रही है। फिर उस दिन लास्ट में जब ट्राइबल का बजट पेश किया जावेद राणा जी ने, उन्होंने फिर लास्ट में इशू को लिया, मुझे रेफर करके उन्होंने इशू लिया। नहीं नरेंद्र जी गांधीनगर में रहने वाले, उनका इंटरव्यू था, आपके लाल चौक में रहने वाले उनको कैसे मिलेगा? मैं पूछना चाहता हूं कि जावेद राणा जी 4 बार एमएलए रहे हुए हैं, उनके मकान भी तो गांधीनगर में, उनके भाई साहब भी तो डीजीपी एडीजीपी रहे हुए हैं। और कितनी गुज्जर कम्युनिटी है जो गांधीनगर में रहती है, जो ST1 के लोग हैं, वो तो शहरों में ही रहते हैं। लेकिन सर जब ये ST2 कैटेगरी आई है, ये आई है फरवरी 2024 में, इसलिए मैंने टाइम पीरियड मेंशन किया था। मार्च जी जी हाँ, तब यहाँ पे कोई इलेक्टेड, जी तब यहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। ये सारा कुछ हुआ LG एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया गया, और इसमें सेंटर भी था। तब मतलब आप उस तरह से अपनी बात रखने में क्या कहीं नाकाम रहे? ऐसा है कि मैं एमएलए बना हूं अक्टूबर 24 में, 8 अक्टूबर 24 को हमारे रिजल्ट निकला। मैंने अपना जो मेरा पर्सनल मेरा जो था, मेरा मैनिफेस्टो था, उसमें मैंने ये इशू रखा हुआ था कि भाई मैं अपने एरिया में करप्शन नहीं होने दूंगा, ना खाएंगे ना खाने देंगे। और दूसरा जो ST2 का बड़ा इशू है उसको मैं लूंगा। और मैं लगातार एमएलए बनने के बाद लोगों का, जब मुझे मैंडेट मिला उसके बाद मैं लगातार इशू उठा रहा हूं। उससे पहले भी कई प्लेटफॉर्म पे उठाया, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब लोगों से मैंने प्रॉमिस किया हुआ, और मेरे एरिया में सबसे ज्यादा POJK के अपने माइग्रेंट लोग रहते हैं, और मैं खुद POJK का माइग्रेंट हूँ। मेरी एक ड्यूटी बनती थी कि जो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है ये डेमोक्रेसी का, उसमें उस इशू को लो, इसलिए मैं उस इशू को बार बार ले रहा हूँ। सर 2016 में इन फैमिलीज को, जो POJK डिस्प्लेस्ड फैमिलीज हैं, इनको 5.5 लाख रुपए वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई। क्या लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन के लिए ये इतना अमाउंट काफी है, या जनरेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए स्ट्रक्चर्ड रोड मैप हैं आने वाले वक्त में कम की जा सके? बिल्कुल, मेरे मन में रहता है कि भाई एक POJK डिस्प्लेस पर्सन का जम्मू कश्मीर में बोर्ड बनना चाहिए, जैसे आपके बाकी बोर्ड, सोशल वेलफेयर बोर्ड रहता है, ST बोर्ड रहता है, इसी तरह POJK डिस्प्लेस पर्सन का, जाएगा डिस्प्लेस पर्सन का। इंटरनली जो लोग जम्मू कश्मीर में डिस्प्लेस हुए बहुत है, कश्मीर पंडित भी हैं उसमें, इन लोगों का एक बोर्ड बनना चाहिए ताकि इनकी समस्याओं को सुन सके। इनकी अभी तक कोई समस्या सुनने वाला कोई नहीं है, और इनके जो कैंप्स लगे हुए हैं उनकी हालत देखी जाए, उनके लिए अलग पैसा आना चाहिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर अलग बनना चाहिए, क्योंकि आप कैंपों में जाके देना वहां की कंडीशन कैसे है। आप परिवार तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हुए हैं, डेवलपमेंट के हिसाब से इनके लिए होना चाहिए। और जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स को, जो कश्मीर से डिस्प्लेस हुए थे, कश्मीरी पंडित या कश्मीरी माइग्रेंट्स, उनके लिए डिफरेंट प्रोफेशनल कॉलेजेस में कोटा फिक्स है, इनके लिए भी होना चाहिए। मैं उसके लिए बार बार कहता हूं, चाहे मेडिकल में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे अलग अलग प्रोफेशनल कॉलेजेस में आप देना। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इनके लिए सीट रिजर्व की हुई है, वहां एक PAU है जहां उन्होंने किया हुआ कि जम्मू कश्मीर में डिस्प्लेस पर्सन। मैं बार बार कहता हूं कि आप वर्ड माइग्रेट हटा दो, बस आप लिख दो उसमें डिस्प्लेस पर्सन ऑफ JNK पर्सन, उसमें हम सारे कवर हो जाएंगे। सर इसमें मेरा स्पेसिफिक सवाल है कि जो दूसरे डिस्प्लेसमेंट केसेस थे, जैसे आपने कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया, तो उनके लिए हाउसिंग स्कीम्स थी, एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस थे, वेलफेयर फ्रेमवर्क डेवलपमेंट किए गए। लेकिन POJK के मसले में जो डिस्प्लेस्ड फैमिली थी, उनके लिए वैसे कंप्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्यों इवॉल्व नहीं हो पाए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। और मुझे अफसोस है कि जो कुछ हमारे पहले रिप्रेजेंटेटिव रहे, मैं नाम तो नहीं लेगा, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रहे, उन्होंने POJK डिस्प्लेस पर्सन की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं ऐसे कह सकता हूँ। और मैं लगातार लड़ता रहूंगा।
डेलिबरेटली इग्नोर्ड है, अभी भी डेलिबरेटली इथनिसिटी के ऊपर इग्नोर कर रहे हैं। उस दिन कह रहे थे जी आप कैसे प्रूव करोगे, मैं कहता हूँ 94 का रेजुलेशन है, हमें फॉर्म एलएफ दिया गया, उसके बेसिस के ऊपर हमें जम्मू में जमीनें दी गई। हमें जो हमारा पीआरसी पहले बनता था, जहां जम्मू कश्मीर में 370 था, जब स्टेट थी, तब हमारा स्टेट का जो स्टेट सब्जेक्ट बनता था उसके ऊपर लिखा जाती थी हमारी ओरिजिनल कि हम रावलपिंडी से, मेरे अभी तक उस सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि आप बाग से हैं, रावलपिंडी से हैं, रावलाकोट से हैं, पीछे लिखा जाता था हमारी आइडेंटिटी। फिर सरकार ने हमें 5.5 लाख रुपया दिया, हमारी मतलब आइडेंटिटी प्रूव है कि भाई वी आर पीओजे के रिफ्यूजीज, और हमारी जो इथनिसिटी है वो पहाड़ी इथनिसिटी है हमारी। सर आपके हिसाब से इन परिवारों के लिए फाइनल क्लोजर विद डिग्निटी, क्योंकि इनकी बड़ी सारी डिमांड है, उसमें से पूरी कोई नहीं हुई। 2016 में इनको 5.5 लाख रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इनके लिए फाइनल क्लोजर विद, आप भी हैं उसमें से, फाइनल क्लोजर विद डिग्निटी का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? कौन से मेजरेबल इंडिकेटर, लैंड सिक्योरिटी, एजुकेशन एक्सेस, एम्प्लॉयमेंट या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिससे इनकी जो मतलब इनके साथ जो अभी तक इंजस्टिस हुआ है, इनकी रिप्रेजेंटेशन बड़ी सारी जगहों पे नहीं थी, वो पूरा हो पाएगा? उसके लिए आप क्या मानते हैं इन वन को इनकी प्रॉब्लम सारी हल हो जाए? ऐसा है कि जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तब भी हम लोगों ने एफर्ट्स किए थे, मुझे अभी तक याद है, जब 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज आया था, उसमें से 2,000 करोड़ रुपया रखा गया था, वो फिर 36,000 फैमिलीज में बांटा गया, तो उसमें हमारे को 5.5 लाख मिले। और दूसरा मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ा जस्टिस किया, ये जो 5 नॉमिनेशन है उसमें एक पीओजेके से भी नॉमिनेट किया जाएगा। जो 5 नॉमिनेशन जम्मू कश्मीर में एमएलए नॉमिनेट होंगे, उनमें से एक पीओजेके का व्यक्ति हो रही है। पीओजी के जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं वो कहते हैं कि एटलीस्ट जो 24 फ्रीज सीट है उसमें से 8 सीटें डीफ्रीज की जाएं, ताकि उनको जो प्रोपोर्शनल एक रिप्रेजेंटेशन मिल सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो एक हमारी डिमांड है कि भाई जो 24 सीट्स हैं उसमें से 8 सीटों को डिफ्रीज किया जाए। तो एक हमारा स्ट्रगल तो है, उसमें वो नहीं है, पर उसमें एक लंबी डिस्कशन है कि मैं आपसे बैठ के बाद में कर सकता हूं कि भाई कौन सी करें, क्योंकि क्या वो पलंदरी की सीट रिजर्व होगी, क्या वो बाग की सीट रिजर्व होगी, उनकी वोट जहां अलग की जाएगी। जैसे पीओजेके के पार्ट की सीटें पाकिस्तान में रिजर्व है, जैसे जम्मू कश्मीर की सीटें भी उस एरिया में रिजर्व है, जैसे उनकी असेंबली में रिजर्व है। वो एक लंबी डिस्कशन है, पर इमीडिएटली जो जहां हम कर सकते हैं कि भाई हमारे लिए ये जो एक एमएलए है वो नॉमिनेट होंगे, हमें 5.5 लाख रुपया मिला वो कम है, हम उसके लिए और करेंगे कि ज्यादा मिलना चाहिए। हमारी जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं उनके लिए एक रिफ्यूजी डेवलपमेंट बोर्ड बनना चाहिए, ताकि उन लोगों को सुनने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले। इसी तरह जो इथनिसिटी है हमारी, उसके बेसिस के ऊपर हमें 10% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। अगर हमें वो रिजर्वेशन मिलेगी, हमारे बच्चे आगे निकलेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारी 2 जनरेशन ने पूरा सेक्रीफाइस किया है। हमारी जो पहली जनरेशन थी वो तो पाकिस्तान में मर गए बेचारे, हमारे दादा परदादा, हमारे ताए चाचे, हमारी बुएं, वो तो उस अनफॉर्चुनेट जो डिवीजन हुआ उसके बीच उनके शहीद हो गए। उसके बाद जो हमारे माँ बाप थे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल की, मेहनत की, वो कहते हैं दिहाड़ियां लगाई हैं, उन्होंने हमें खड़ा किया। उनकी मेहनत के कारण हम आज खड़े हुए, पढ़े। मैक्सिमम जो पीओजी की, कई लोग आईएएस बने, कहीं केएस बने, कहीं प्रोफेसर बने, तो हम लोग अपने पेरेंट की मेहनत के कारण बने। और अब हमारी ड्यूटी बनती है आने वाली जनरेशन के लिए उनके राइट्स दिलाएं। हम उस प्लेटफॉर्म पे हैं जहां बैठ के उनके लिए लड़ सकते हैं। और मैं वायदा कराता हूं, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने एचएम साहब से भी इस इशू को लिया है, मैं कई चीजें बोल नहीं सकता, मैंने गवर्नर साहब से भी इस इशू के ऊपर लिया हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 10% रिजर्वेशन दिला के रहूंगा अपने पीजीए के भाइयों को। चलिए शुक्रिया सर, मैं आज आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसी मसले पे आपके साथ दोबारा एक बार चर्चा हो, क्योंकि आप आज असम जाने वाले हैं वहां पे इलेक्शन के लिए। तो ये जो मुद्दा है ये सिर्फ कंपनसेशन का नहीं, बल्कि आइडेंटिटी, इक्विटी और कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस का है। जब तक एक क्लियर टाइम बाउंड और स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं आता, तब तक रिहैबिलिटेशन का सवाल अधूरा रहेगा। धन्यवाद, आप देखते रहे द हिडन न्यूज।